हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का मिड लाइन टेस्ट। ठीक है, मिड लाइन टेस्ट है अभी होगा और इसके पहले आपका बेसलाइन टेस्ट पेपर हुआ था। तो बेसलाइन टेस्ट यदि आपका अभी तक नहीं हुआ है तो सबसे पहले स्कूल में आपका बेसलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद मिड लाइन टेस्ट होगा। तो बेसलाइन टेस्ट यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर उपलब्ध है, फुल सॉल्यूशन हमने इसका कर रखा है। आज हम इसका मिडलाइन टेस्ट का भी फुल सॉल्यूशन करेंगे विज्ञान विषय का। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ लिखनी है अपनी कक्षा। तो कक्षा आप यहाँ लिख दोगे कक्षा 9वीं। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ लिखना है। ठीक है, नाम यहाँ लिखना है आपको, अपना नाम। फिर ये विद्यालय का नाम यहाँ आएगा। यहाँ पर लिंग बालक या बालिका जो भी, उस पर आपको राइट लगाना। और यहाँ दिनांक, मतलब जिस दिनांक को आपका टेस्ट होगा वो वाला दिनांक आपको यहाँ लिखना है। तो शुरू करते हैं, टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन हम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रश्न है वह है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, पहला प्रश्न है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते कहलाती है। तो यह विधि क्या कहलाती है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे, विषम पोषण, स्वपोषण, मृतोपजीवी या परजीवी। तो इसका सही उत्तर है स्वपोषण। ठीक है, सजीवों की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते क्या कहलाती? स्वपोषण। इसके बाद दूसरा देखेंगे, इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है बताना हमें। ऑप्शन है लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन, जल का बर्फ में बदलना या कागज का जलना। तो इसका जो उत्तर है वह है जल का बर्फ में बदलना। यह भौतिक परिवर्तन है क्योंकि बर्फ से वापस जल बन सकता है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है यह। इसके बाद तीसरा है, कोशिका का पावर हाउस मतलब ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं केंद्रक, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका का पावर हाउस होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, दूरी मापने का सही सूत्र है। तो दूरी मापने का सब इसमें से जो सही सूत्र है वह है चाल गुणा समय। ए वाला राइट होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की जो आवृत्ति उसका मात्रक होता है मीटर, पास्कल, हर्ट्ज या न्यूटन। तो इसका सही उत्तर है हर्ट्ज। इसके बाद छठा है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यह उत्तर सही है इसका। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। तो 7वां प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? ऑप्शन दे रखे हैं लोहा, सोडियम, मरकरी या तांबा। तो कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो वह है मरकरी, मतलब पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है यह। इसके बाद 8वां है, अम्ल नीले लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित कर उसे कर देते हैं। तो अम्ल जो है ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? पीला, हरा, लाल या नीला ही रहता है। तो इसका उत्तर है लाल। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसका उत्तर आएगा लाल। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? तो हरा वर्णक यहाँ क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, प्लाज्मा या रंध्र। तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक होता है क्लोरोफिल। 10वां प्रश्न है, प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके कहलाता है। तो ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह कहलाता वास्तविक। ठीक है, वास्तविक यह उत्तर आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से एक धातु नहीं है। तो कौन सी धातु नहीं इसमें से? कॉपर, एल्यूमिनियम, सल्फर या आयरन। तो इसका उत्तर है सल्फर। सल्फर जो है धातु नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है। तो ऑप्शन है आयोडीन का क्रिस्टल, कोयले का टुकड़ा, सल्फर का टुकड़ा या जिंक का दाना। तो इसका सही उत्तर है जिंक का दाना। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, पदार्थ जिनको खींचकर तारों में बदल सकते हैं तन्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तन्य पदार्थ नहीं है? तो तन्य पदार्थ नहीं है वह बताना है। ऑप्शन है आयरन, सल्फर, कॉपर या एल्यूमिनियम।
तो इसका उत्तर है सल्फर। सल्फर तन्य नहीं होता है। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम ये तन्य है। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 14, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन है तंत्रिका, संयोजी ऊतक, मांसपेशिया, उपकला ऊतक। तो इसका उत्तर है संयोजी ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद है जो नरम होती है, हम आसानी से चाकू से काटी जा सकती है? ठीक है, चाकू से काटी जा सकती है, इसे कौन सी धातु है? आयरन, गोल्ड, सोडियम या मैग्नीशियम। तो इसका उत्तर है सोडियम। इसके बाद प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हम देख लेंगे। इसमें पहला जो रिक्त स्थान है, सजीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बनता है जिन्हें कहते हैं। तो सजीवों का शरीर जो छोटी छोटी इकाइयों से बनता है उन्हें कहते हैं कोशिका। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा कोशिका। कोशिका, ठीक है, कोशिका सजीव का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बनता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। दूसरा है समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह कहलाता है। तो समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। तो यहाँ उत्तर रिक्त स्थान में आएगा ऊतक। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे ऊतक। तो यह 2 रिक्त स्थान हमने देख लिए हैं। इसके बाद देखो तीसरा जो है, दांतों का प्रथम सेट जो लगभग 8 वर्ष की आयु तक गिर जाता है के दांत कहलाते हैं। तो दांतों का प्रथम सेट जो लगभग 8 वर्ष की आयु तक गिर जाता वह दूध के दांत कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान में आएगा दूध के दांत या जिन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर यह आएगा। इसके बाद जो चौथा रिक्त स्थान है वह है वायु द्वारा लगाए गए दाब को कहते हैं। तो वायु द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे कहते हैं यहाँ, ठीक है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब यह आएगा रिक्त स्थान में यहाँ पर वायुमंडलीय दाब। इसके बाद पांचवा है जल परिवहन के लिए पादपों में ऊतक होता है। तो जल परिवहन के लिए पादपों में कौन सा ऊतक होता है? तो यहाँ में यहाँ लिखेंगे जाइलम। जाइलम ऊतक होता है पौधों में जो जल का परिवहन करता है। तो यह उत्तर होगा। इसके बाद छठा जो है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, परावर्तन, अपवर्तन, टकराना या लौटना। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा परावर्तन। ठीक है, परावर्तन। इसके बाद सातवां जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा, उल्टा, नहीं बनता है समकोण। तो यहाँ जो रिक्त स्थान में सही उत्तर आएगा वो है सीधा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो यह रिक्त स्थान इस तरह से हम भरेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। और यहाँ हर प्रश्न 1 नंबर का, क्योंकि कुल 8 प्रश्न हैं और ये 8 नंबर के हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। तो इसमें प्रश्न पहला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका उत्तर होगा चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, उत्तर में हमें लिखना है फार्मिक अम्ल होता है। उसके बाद दूसरा है हृदय स्पंदन मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो उत्तर है हृदय स्पंदन मापने वाले यंत्र का नाम स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप, आप सीधा स्टेथोस्कोप भी लिख सकते हो। और यहाँ पहले के उत्तर में केवल फार्मिक अम्ल भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। तो आप एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हो या वाक्य में भी। लेकिन यदि आप वाक्य लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। तो हृदय स्पंदन मापने वाले यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। इसके बाद तीसरा है, जो वस्तुएं प्रकाश को बिल्कुल पार नहीं जाने देती क्या कहलाती है? तो जो वस्तुएं प्रकाश को बिल्कुल पार नहीं जाने देती वे अपारदर्शी कहलाती है। ठीक है, उत्तर आएगा अपारदर्शी। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो उत्तर है श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। अगला प्रश्न नंबर 6, प्रदूषण के कोई 2 प्रकार लिखिए। तो कोई से भी 2 प्रकार हम लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो प्रदूषण के कोई भी 2 प्रकार लिखने थे।
हम यहाँ पर मृदा प्रदूषण भी लिख सकते थे, तो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण लिख दिया है। अगला प्रश्न 7वां है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान करने वाले छिद्र क्या कहलाते हैं? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान करने वाले छिद्र रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, रंध्र, जिन्हें स्टोमेटा भी कहते हैं, यह कहलाते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तीव्र गति से चलती है? तो इसका उत्तर है ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तीव्र गति से चलती है, तो यहाँ पे आएगा ठोस माध्यम इसका उत्तर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हर प्रश्न 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, कुल 10 प्रश्न यहाँ पर है। इसमें पहला प्रश्न है, सजीव और निर्जीव में कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, अंतर हम बताएंगे। पहला अंतर है श्वसन, सजीव जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं जबकि निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। दूसरा है वृद्धि, सजीवों में अपने आप वृद्धि होती है जबकि निर्जीव में वृद्धि नहीं होती। तो 2 अंतर हमने बता दिए सजीव और निर्जीव के बीच में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमने बता दी है कि हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इसके बाद तीसरा है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? इसके मुख्य घटक लिखिए। तो उत्तर है, वह आहार जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसके मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? आपको याद भी होना चाहिए कि वह आहार जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसके मुख्य घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, तत्व और यौगिक के बीच 2 मुख्य अंतर लिखिए। तो इसके अंतर में पहला है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है जैसे लोहा, और दूसरा है यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है जैसे जल। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां, कोशिका के किन्हीं 2 अंगों के नाम और उनके एक एक कार्य लिखिए। तो 2 अंगों के नाम में हम लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हम लिखेंगे कोशिका के लिए ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है। तो ऊर्जा पौधों में इस प्रकार से बनती है, एटीपी के रूप में संग्रहित होती है, इसलिए यहाँ लिखा है एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। दूसरा राइबोसोम या कोशिका के भीतर प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला अंतर है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं होती है। दूसरा अंतर है, पादप कोशिका में हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है जबकि जंतु कोशिका में नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7वां है, धातुओं के 2 भौतिक गुण जैसे आघात वर्धनीयता, तन्यता लिखकर परिभाषित कीजिए। तो धातुओं के 2 गुण हमने यहाँ लिख दिए हैं। पहला है आघात वर्धनीयता। तो इसमें हम लिखेंगे धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। दूसरा है तन्यता, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। तो ये धातुओं के गुण हैं। जैसे आघात वर्धनीयता मतलब यदि हम इसको हथौड़े से पीटेंगे तो ये पतली चादर में बदल जाएगा, और तन्यता मतलब जो धातु रहती है उन्हें खींचकर तार के रूप में बनाया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपको बना लेना है पाचन तंत्र का, और यदि आप नहीं ढूंढ पाते हो तो आप कमेंट करके पूछना। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कोई 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण हम लिखेंगे, वन प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो सांस लेने के लिए जरूरी है, और दूसरा वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो इस प्रकार से हमने वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसके 2 कारण बता दिए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, हृदय के मुख्य 4 कार्य लिखिए। तो हृदय के 4 कार्य हम लिखेंगे। पहला है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर के अंगों में पंप करना। दूसरा है शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को वापस इकट्ठा करना।
तीसरा, अशुद्ध रक्त को साफ होने के लिए फेफड़ों में भेजना। और चौथा है पूरे शरीर में रक्त के दबाव मतलब ब्लड प्रेशर को बनाए रखना। तो ये हृदय के मुख्य 4 कार्य हो गए। और इस प्रकार से हमने विज्ञान विषय का मिडलाइन टेस्ट पेपर फुल सॉल्यूशन हमने इसका कर लिया है। और इसके पहले हमने बेसलाइन टेस्ट पेपर भी फुल सॉल्यूशन करा था। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं विज्ञान की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।